CFOs को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, लेकिन ये सीनियर मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे इन जनरली प्रेसिडेंट या CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर, वट एवर नेम दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड, उसको रिपोर्टिंग की बात करें। सो आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में अगर आपका इंटरनल ऑडिट हेड एक जूनियर लेवल पे बैठा हुआ है फंक्शनली, मीन जो पे ग्रेड एक्सेट्रा में, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक अप। ये बोर्ड का भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट और उनको बताएं कि इस वक्त जो है वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी जो है वो उसके करेज को मेंटेन करने के लिए आई नीड टू बी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड। एक हाई लेवल ऑफ पे ग्रेड या किसी भी वहां पे प्लेस होना चाहिए और ये बोर्ड पे एस्केलेट भी करेगा वो। सो दैट समथिंग जो कि उसने नया ऐड किया है। इसके अलावा जो है वो डायरेक्ट CEO की जो है वो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव के डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। पहले कह रहा था कि दिस कैन बी जो है और मे बी जो है ना डन बाय डुअल रिपोर्टिंग, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा था कि ये मैंडेटरी होगी डुअल रिपोर्टिंग जो है डायरेक्ट रिपोर्टिंग। अब वो मैंडेटरी इसको करके कह रहा है। एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो, इम्पेयरमेंट और उसके ऊपर नॉन ऑडिट रोल्स और उसके अलावा जो है सेफ गार्ड उस पर बात कर रहे हैं। तो जैसे पहले आपको कहा था कि जो है वो इंटरनल ऑडिट का रोल इनहांस हो रहा है, उसकी रिलेशनशिप और पोजीशनिंग और डिस्कशंस विद द मैनेजमेंट और जो है वो बोर्ड के साथ इनहांस हो रही है, और उसमें इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट्स भी है, सेफ गार्ड्स भी वगैरह सारी चीजें वो लेके जाएगा, एडवाइस करेगा और अप्रूव करवाएगा वहां से। इम्पेयरमेंट की मैनेजमेंट के लिए ऊपर चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव एडवाइस देगा, वो इसको खुद मैनेज नहीं करेगा। एडवाइस किसको देगा? तो सीनियर मैनेजमेंट को भी देगा और वो बोर्ड को भी देगा, और अप्रूव किसने करना है? वो बोर्ड ने करना है, या ऑडिट कमेटी, जिस जो भी आप नाम रखते हैं उसका। और बोर्ड की डिटेल्स और सपोर्ट जो है सारी इसकी जो है ना इस सीरीज में आ रही है 7.1 और 7.2 के अंदर, कि वो कैसे सपोर्ट कर सकता है। आप स्टैंडर्ड्स खोलेंगे तो आपको वहां पे बड़ी डिटेल वहां पे मिलेगी इसे। अच्छा, चीफ ऑडिटर एग्जीक्यूटिव की क्वालिफिकेशंस, अब वो उसने यहाँ पे नई चीज ऐड की, पहले ये नहीं थी। अब बोर्ड हैज टू रिव्यू द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, वो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब का सब जो है वो यहाँ पर आ रहा होगा। उसमें क्वालिफिकेशंस एंड कॉम्पिटेंसीज भी यहाँ पर आ जाएंगी, और ये बोर्ड ने रिव्यू करना। बोर्ड ने कैसे बनाना है? वो उसने मैनेजमेंट के साथ और चीफ ऑडिटर एग्जीक्यूटिव के साथ एंगेज होकर ये बनानी है। अगर चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है और मैनेजमेंट है तो उसके साथ एंगेज होकर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज बोर्ड बनाएगा। दैट मींस इवेंचुअली एसेंशियली आपको अपना कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बनाना है, जिसके अंदर जो है वो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की कॉम्पिटेंसीज भी डिफाइंड है, और ये सीनियर मैनेजमेंट से डिस्कस होगा, यानी कि प्रेसिडेंट और CEO से। और अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड करेगा अप्रूव। सीनियर मैनेजमेंट अनेबल करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के HR प्रोसेसेस के थ्रू चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की हायरिंग। सो ये तो हो गया इसकी क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड। और आप थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड्स को जाएंगे तो उसमें क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स भी जो है ना वो आपको बता रहा है एविडेंस ऑफ कन्फर्मेंस के अंदर जाके। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ओवरसीन बाय द बोर्ड। मैंने ओवरसीन बाय द बोर्ड में आपको हाईलाइट किया था कि जो है वो क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट में चेंजेस आई हैं। जो इंटरेक्शन विद द बोर्ड है, इंटरेक्शन विद द बोर्ड पहले वो कह रहा था जो है वो आपके पीरियोडिक, और अभी भी वो पीरियोडिक की बात कर रहा है, वो एटलीस्ट एनुअल इंडिपेंडेंस डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें अभी भी वैसे ही आ रही हैं, उसको वहां पे आप डिटेल गाइडेंस में आपको मिल जाएगा। 11 सीरीज का पार्ट था। हाँ, अब चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव जब भी कोई एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट करवाना चाहता है तो इंश्योर करेगा कि एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट की टीम में एक बंदा लाजमी ऐसा है जिसके पास CIA डेजिग्नेशन है, यानी कि वो चीज सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर है। दिस इज अ न्यू रिक्वायरमेंट जो पहले नहीं थी। पहले आप किसी भी बंदे को करवा सकते थे, पहले वो सिर्फ ये बात करता था कि क्वालिफाइड एक्सटर्नल असेसर होना चाहिए जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन रखता हो। अब वो कहता है उनमें से एक बंदे के पास CIA भी उसने किया होना चाहिए। बोर्ड जो है वो रिक्वायर करेगा रिसीट ऑफ कंप्लीट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्वालिटी भी, और सेल्फ असेसमेंट इंडिपेंडेंट वैलिडेशन भी डायरेक्टली फ्रॉम द असेसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जब हम एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट करवाते थे तो रिजल्ट्स चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को आते थे। अब जो है वो असेसर डायरेक्टली बोर्ड को भिजवाएगा ये रिजल्ट्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन। और बोर्ड ही जो है वो रिव्यू करेगा एक्शन प्लान्स को भी, डेफिशिएंसीज के ऊपर जो है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इम्प्रूवमेंट और इनसे रिलेटेड टाइमलाइंस को भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जब हम EQ की एक्सरसाइज करते थे तो हम रिजल्ट्स हम लेते थे, उसकी जो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसर की रिकमेंडेशंस को रिव्यू करते थे, और चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट टाइमलाइंस एक्सेट्रा, वो भी सब वही देता था, और बोर्ड को जाके हम डिस्क्लोज कर देते थे कि जी ये उसने कहा था और ये हमने किया, और ये सारी हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो हमने की, हमने करनी है, ये हमारी डेफिशिएंसीज हैं।
अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि आपको both for your internal quality assessment program as well as for external quality assessment आपको बोर्ड को डिस्क्लोज करनी है डेफिशिएंसी, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अपना बताना और टाइम लाइन। बोर्ड इज द वन जो कि अप्रूव करेगा, आप खुद अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया टाइम लाइन भी। और इसके अलावा बोर्ड को चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव प्रोग्रेस भी देगा ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, क्या क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं स्टैंडर्ड के ऊपर। ठीक है, पहले हम प्रोग्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, दिस इज अ न्यू रिक्वायरमेंट जो कि नए स्टैंडर्ड्स में आ चुकी है। मूविंग ऑन टू डोमेन 4, ये तो हो गया डोमेन 3 हमने कवर कर लिया। डोमेन 4 है मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज द नेम सजेस्ट इज द होल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, और इसी के ऊपर पूरा कवर कर रहा है। नंबर 1 पहले वो बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, और इसमें जो है वो उसने दो चीजों पे बात की, उसने स्ट्रेटेजी के ऊपर गाइडेंस लेकर आया। अच्छा, जो अंडरस्टैंडिंग थी ये पहले भी अंडरस्टैंडिंग को कवर कर रहा था। इंटरनल ऑडिट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, कोऑर्डिनेशन और अलायंस विद अदर एश्योरेंस प्रोवाइडर्स ये पहले भी था। स्ट्रेटजी इज न्यू, लेकिन स्ट्रेटजी इतनी नई भी नहीं है। हम थोड़ा सा आगे स्लाइड पे जाके इसको देखेंगे कि क्यों इतनी नई नहीं है। मेथोडोलॉजी एज अ नेम मैंने पहले बताया था कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स जो कि इंटरनल ऑडिट एम्प्लॉय करेगा अपने फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने के लिए, उनका नाम अब मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजी। दूसरी चीज है मैनेज रिसोर्सेज। अच्छा, मैनेज रिसोर्सेज के ऊपर एक बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड था, शायद 2040 था, आई गेस उसका नाम आगे आगे आ जाएगा। उसमें जो है वो सिर्फ ये कहता था कि जो एफिशिएंट, सफिशिएंटली, अप्रोप्रिएटली वो रिसोर्स होनी चाहिए और ये सारा कुछ, और इंटरनल चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव इंश्योर करेगा और रिपोर्ट करेगा। अब उसने इसको बाइफरकेट कर दिया फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल तीनों के अंदर, और इन तीनों को उसने लिंक किया है इंटरनल ऑडिट स्ट्रेटेजी के साथ। सो बी वेरी वेरी माइंडफुल कि अब आपको एक अपना बजट बनाना है जो कि फाइनेंशियल बजट होगा, और ये बोर्ड से अप्रूव करवाना है। ये इसके डिटेल्स भी आगे जाके देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लान और बजट भी करना है, और उसके कंस्ट्रेंट्स भी बताने हैं, टेक्नोलॉजी के भी कंस्ट्रेंट्स और उसका प्लान भी करना है, और बोर्ड से ही अप्रूव करवाना है, बोर्ड को ही कम्युनिकेट करना है, और इसको लिंक करना है अपने प्लान और स्ट्रेटेजी के साथ। सो अगर आप रिसोर्स प्लानिंग या रिसोर्स के रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे सो फार, आपको इसको डिस्क्लोज करना है। मूविंग ऑन जी, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगेन कम्युनिकेशन इफेक्टिवली पहले से एग्जिस्ट करती थी, अभी भी वहीं पर एग्जिस्ट कर रही है। ये एट्रीब्यूट्स में भी जो है वो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स थी, और परफॉर्मेंस में भी रिक्वायरमेंट्स थी। व्हेन वी गो देयर, इसमें डिटेल में जाएंगे तो वहां पर इसको जाके कवर करेंगे। लेकिन आई अगेन एम्फसाइज बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर्स, एम्फसिस ऑन, मतलब सेकेंड टाइम भी आपके सामने आ गया, एम्फसिस ऑन बिल्डिंग द रिलेशनशिप। इंटरनल ऑडिटर को वो बाइंड कर रहा है कि आपके मैनेजमेंट से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो तभी बिल्ड होते हैं, या इन साइड या फोर्थ साइड पे बातें भी जाती हैं जब रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, और वो तभी होते हैं जब इंटरनल ऑडिटर स्केप्टिसिज्म से अप्रोच करता है, करेज रखता है, अप्रोप्रिएटली शेड्यूल, अप्रोप्रिएटली स्टाफ्ड होता है, और वो अपनी वैल्यू और आउटपुट को नेगेटिव माइंडसेट की बजाय पॉजिटिव माइंडसेट से लेके चल रहा होता है। वो तभी रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है। तो इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, हम थोड़ा सा आगे जाके इसको फर्दर भी देखेंगे। और इनहांस क्वालिटी है, इनहांस क्वालिटी के अंदर अब आपको यहाँ पे एक नई चीज नजर आई होगी, और वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इंटरनल ऑडिटर को अब अपने ऑब्जेक्टिव्स और केपीआईज लॉक करने हैं एज अ मैंडेटरी। पहले ये इट वाज अ रिकमेंडेड गाइड, अब इट्स अ मैंडेटरी गाइड, स्टैंडर्ड्स का पार्ट है। ये वो की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जो कि कुछ भी हो सकते हैं, आपके ऑडिट का प्लान की डिलीवरी भी वैल्यू के हिसाब से भी हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान जो है वो, एक्सेप्टेंस ऑफ एक्शन प्लान एटसेट्रा, सेटिस्फेक्शन सर्विस स्कोर एटसेट्रा। ये वो तमाम मेट्रिक्स हैं जो कि इंटरनल ऑडिटर्स को बनाने हैं, बोर्ड से सीनियर मैनेजमेंट का इनपुट भी लेना है, और बोर्ड से अप्रूव भी करवाना है। मूविंग ऑन, अब इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों है, वो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये ग्रोथ, कस्टमर एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप और इन सब के लिए जरूरी होती है, ये कोई नई टर्म नहीं है। पहले स्टैंडर्ड्स के अंदर ये चीज ओवरलुक थी। ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो है वो जब पहले बात करते थे वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कोर स्टैंडर्ड या इस पे बात कर रहे होते थे। आपके जो है वो इंटरनल ऑडिट प्लान है जो कि 1 साल की डिलीवरी है और एक्सेट्रा एंड व्हाट नॉट। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन गाइड में जाते थे या क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल में जाते थे, क्यूए मैनुअल के अंदर, वहां पे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एज ए एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस लेता था। सो जो डिपार्टमेंट्स इन्होंने जिन्होंने कभी अपनी असेसमेंट करवाई और उन्होंने सिर्फ स्टैंडर्ड्स को पढ़ा, तो ब्रीफ के साथ इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स पे ही देखा, तो वो स्ट्रेटेजिक प्लान अपना नहीं बना रहे थे। गुड न्यूज फॉर देम, अब आपको बनाना है। Another good news,
इसको बना के प्रूफ भी करवाना है, और ये किसके साथ लिंक होगा आपके, ये आपके मैंडेट और आपके चार्टर और आपके ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल उसके साथ लिंक होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम स्टैंडर्ड्स इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्लान ऑफ एक्शन है, इज लॉन्ग टर्म ओवरऑल स्ट्रेटजी, अच्छा अच्छा। ऑब्जेक्टिव्स को देख रहा है, इसके अलावा सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स पे बात कर रहा है, और जो है ना वो फुलफिलमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट मैंडेट पे बात करता है। ये हमने थोड़ा सा अभी डिस्कस भी कर लिया इसके ऊपर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस चीज को ही। तो आपकी जो है ना ये पहले 2006 का पार्ट था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक स्ट्रैटेजी होगी, बनेगा, डेवलप करेगा, अलाइन विद एक्सपेक्टेशन ऑफ द बोर्ड, सीनियर मैनेजमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स। सो नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, जो आप अपनी स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी के साथ लिंक होगी, नंबर वन। इसके अलावा काइंडली जो भी है माइक म्यूट कर दें प्लीज। So the manual distortion has been, if we can mute the mic, please. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो अगेन जो है वो स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए उसे जो है वो सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड और स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस लेनी Sorry भी for है, interruption. document Haider Ali, भी करनी Kaisar है। Mahmood, and Faisal Talpur and Mubashir, can you please mute yourself? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एज एन ऑटोमेटिकली म्यूट रखा करें, थैंक यू वेरी मच। सो ये जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कस नहीं करनी है, उसको डॉक्यूमेंट भी करना है, डिस्कशन को, उसके इनपुट को भी लेना है, और उसकी बेस के ऊपर इस स्ट्रेटेजी को कंस्ट्रक्ट करना है। स्ट्रेटेजी किन किन चीजों से रिलेट करेगी, आपके बजट, फाइनेंशियल भी आपके उसमें एलिमेंट्स आएंगे, ह्यूमन के भी एलिमेंट्स आएंगे, टैलेंट के भी आएंगे, और आपके टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स भी स्ट्रेटेजी के अंदर कवर होंगे। मूविंग ऑन जो है वो ये जो कंफ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ सर्विस आती हैं, ठीक है। सो अच्छा, हम जो तो लोग ये प्रैक्टिस करते थे, वो जो कि इंटरनल ऑडिट प्लान बनाने से पहले जो है वो मैनेजमेंट के पास जाते थे, तो एक जो है वो 601 रिक्वायरमेंट देता था, कोई दूसरा दे रहा था, कोई तीसरा दे रहा था, और एडवाइजरीज भी आ रही थी। व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि जो है वो हम उसमें से अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते थे और उसको जो है वो आगे ले जाते होते थे कि ये हम कर रहे हैं। अब जो है वो स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो कि कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो आप उसमें से हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट को उनके रिस्क और उसके बेस पे करेंगे, और अपनी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स को भी अपडेट करेंगे उसकी बेस पे, और ये बोर्ड को बताएंगे भी, और इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस साल में ऑडिट प्लान अपना अपडेट करेंगे। थर्ड ये कि जी वो इंटरनल अदर एश्योरेंस प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट करेगा, और उनकी वर्क पे रिलायंस को भी देखेगा, और उसको डॉक्यूमेंट भी करेगा। हम जनरली जो है वो अदर इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को नहीं देखते जब हम अपना ऑडिट प्लान बना रहे होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेकंड लाइन पे भी डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, कुछ फर्स्ट लाइन के ऊपर भी चीजें होती हैं। इंटरनल ऑडिटर ने अपना रिलायंस मॉडल बनाना है एज ए मैंडेटरी एलिमेंट। उसमें उसने इंटरनल को भी देखना और एक्सटर्नल को भी देखना है, और देखना है कि क्या वो इस पे रिलायंस प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। वो किसी भी अपना एक मॉडल बनाएगा, उसकी मेथोडोलॉजी सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही हैज टू मेक श्योर कि वो यहाँ पे वो उसकी डॉक्यूमेंटेड भी है, वो नजर भी आ रही है। इसके बाद चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, अगेन मैंने जैसे बताया, मेथोडोलॉजी बनाएगा अदर पे जो है इवैल्यूएट करने के लिए। वो मेथोडोलॉजी में वो उसकी गवर्नेंस को देख सकता है, उसके मैंडेट को देख सकता है, उसकी जो है वो एक्सटेंट ऑफ कवरेज या स्कोप को देख सकता है, उसकी स्टाफिंग को देख सकता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट को देख सकता है। ये कोई भी मेथड वो बना सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और उसकी बेस पे अपनी अप्रोच डिवाइस कर सकता है चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। बट इट हैज टू बी डिस्क्लोज टू द बोर्ड, इसको डिस्कस होना है सीनियर मैनेजमेंट से भी, और ये पार्ट ऑफ एनुअल ऑडिट प्लान या जो आपकी अप्रूवल है उसका पार्ट होगा। एंड फाइनली इसके बाद, नॉट फाइनली सॉरी, इसके बाद आ जाता है जी फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज पे जब हम बात करते हैं तो ये आ जाता है, पहले तो ये तीन कैटेगरीज थी नहीं, अब उन्होंने कैटेगरीज ऐड कर दी हैं। 2000 और 2020 में कवर हो रहा था, 30 में कवर हो रहा था, डिटेल गाइडेंस आ गई है, अब आपके कंप्लीट गाइडेंस आ चुकी है इसके ऊपर। पहले हमें कहीं भी रिसोर्सेज या इवन अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी खोलते थे तो वो रिसोर्सेज की कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा था, बाइफिकेशन नहीं कर रहा था, डिटेल्स नहीं दे रहा था। अब देयर इज अबंडेंस ऑफ डिटेल, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या आता है, ह्यूमन में क्या आता है, और टेक्निकल में क्या आता है, थोड़ी सी डिटेल्स हम देख लेते हैं। सीई ने फाइनेंशियल में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखना है, बजट बनाना है, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, एक्विजिशन ऑफ टूल्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें कवर करेगा। ये ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग सीपी की आपकी सीपीडी की रिक्वायरमेंट्स इसमें कवर्ड होंगी, और ये आपका बजट बनेगा, अप्रूवल बोर्ड से होगी, और
इसमें रिसोर्स लिमिटेशन अगर कोई भी चीज है तो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है प्रॉम्प्टली। ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड वो कह रहे हैं कि आपको अपनी अप्रोच यानी मेथोडोलॉजी डेवलप करनी है कि आपको कैसा स्टाफ डेवलप करना है, कैसे उसे रिटेन करना है जो कि क्वालिफाइड हो आईए स्ट्रेटेजी और आईए प्लान बनाने पे। अगेन यहाँ पे मैं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोबारा से ये कहूंगा, यू विल हैव टू जो है डेवलप योर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, क्योंकि अगर आपने रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट करनी है तो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क डेवलप करना बहुत जरूरी होगा। अगेन प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन, सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड अगर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं। और थर्ड आ गया टेक्नोलॉजीज, एनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि आप यूज करेंगे अपने प्रोसेसेस को करने के लिए, वो आप सीएई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको रेगुलरली वो एवेल्युएट करेगा और डॉक्यूमेंट करेगा और इसकी लिमिटेशंस को बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी करेगा, ऑल एट द सेम टाइम कि इसको वो अपनी स्ट्रेटेजी पे प्लान और मैंडेट के साथ लिंक करके चल रहा है। सो तीनों चीजें फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल, इन तीनों की बाइफर्केशन करके प्लान में रखेगा वो। ये फाइनेंशियल है, ये ह्यूमन एलिमेंट्स और ये टेक्नोलॉजिकल है। ये बोर्ड को बताएगा भी, इसको अप्रूव भी करवाएगा और इसको मॉनिटर भी करेगा। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स, ये हमने 11 में पहले देखा था। बिल्डिंग के लिए ये पहले जो है ना ये मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में कवर हो रहा था। द गुड पार्ट इज अब ये सारा का सारा 11.1 में कवर कर दिया उसने। तो ये 20 पीस, 21 पीस और 20, 60 और 2400 सीरीज में जो है ना वो बिट्स एंड पीसेस में कुछ एक जगह पे था, कुछ एक जगह पे था, अब सारे एक जगह पे ही है। समरी क्या है, वो अप्रोच डेवलप करेगा। अब आपको अपनी अप्रोच बनानी है, द अप्रोच डेवलपमेंट चैनल हैज टू बी फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड। उसको ये एक्सपेक्टेशन ज़हन में रखनी है कि फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो उसके डिपार्टमेंट में और स्टेक होल्डर्स में होगा। किन चीज़ों पे, इंटरेस्ट पे, ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ कोलैबोरेशन, सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस और चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव प्रमोट करेगा इस चीज़ को। इनफॉर्मल को क्यों वर्ड इज लेकर आ रहा है वो, हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि व्हेन वी फॉर्मलाइज समथिंग तो बहुत सारे लोग ओपन अप नहीं होते। सो द स्टैंडर्ड्स नाउ से कि आप इनफॉर्मली भी कम्युनिकेट करें, डिस्कस करें, डॉक्यूमेंट बात है, अंडरस्टैंडिंग पे डॉक्यूमेंट कर लें उसे, बट रीच आउट, टॉक टू पीपल। आप उनसे बाहर नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस आपको नहीं रोकती इसके ऊपर। ओपिनियन को पहले कहा था, कंक्लूजन का नाम दिया गया है, सीएई ने एस्टैब्लिश करनी है मेथोडोलॉजी to promote accurate, objective, timely, concise, constructive, complete, and clear internal audit communications। और इसके वो टेम्पलेट्स भी बनाएगा और वो मैनुअल भी बना अपडेट करेगा। ये टेम्पलेट्स में क्यों बना रहा हूँ, कह रहा हूँ क्योंकि जो भी आप कम्युनिकेशंस होंगी उन कम्युनिकेशंस के ऊपर वो स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा है। अब स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो टेम्पलेट्स के थ्रू हो सकती है। सो दैट मीन्स कि आपके बोर्ड का रिपोर्टिंग टेम्पलेट, आपका एंगेजमेंट का रिपोर्टिंग टेम्पलेट, ऑडिट की रिपोर्ट्स का टेम्पलेट, ये सब चीजें अब आप वो स्टैंडर्डाइजेशन पे बात कर रहे हैं और वो उसे प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। मूविंग ऑन, थीम बेस्ड रिपोर्टिंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया है। जो तो एडवांस प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग कर रहे थे वो पहले से भी थीम बेस्ड करते थे रिपोर्टिंग। थीम बेस्ड वो क्या क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि मल्टीपल एंगेजमेंट्स जो ऑडिटर करता है, अगर उसमें से उसको पैटर्न्स, इनसाइट्स को निकलती हैं चीजें, तो वो एडवाइस करेगा बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को उस थीम की बेस के ऊपर। इसके ऊपर उसने कोई ये नहीं कहा कि ये मैंडेटरी लाजमी डालेगा, इसमें उसने ऑप्शन दिए कि वो देना चाहता है तो ऑडिटर वो इस चीज को यूज कर सकता है। दे हैव एनकरेज्ड इट इज अ हायर एज अ हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, और ये आपका जो है उसलिए भी इम्पोर्टेंट है अगर आपने जो है वो कंक्लूजन देना है बिजनेस यूनिट या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जाके। पहले हम जो है वो एक प्रोसेस पे दे रहे थे या उस पे दे रहे थे, प्रोसेस को ऑडिट करते थे या किसी का करते थे। अब जो है ना उसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, एक्सपैंड किया कि कंक्लूजन अगर आपने एक बिजनेस यूनिट के या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पूरे देना है, यानी पूरी एंटिटी का अगर आपने कंक्लूजन शेयर करना है उस पर, तो फिर आपको क्या करना है, उसकी डिटेल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर आ गई है। मूविंग ऑन, इसके बाद हमारे पास आ जाती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो पहले कहाँ पे होती थी, ये एनहांस क्वालिटी, ये 1300 सीरीज में कवर होता था, 2060 और 2030 2014 में आता था। क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है वो हम सब इसको देखते हैं 8.3 एंड 12 में कवर हो रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में पहले दो टाइप्स होती थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट को उसने जो है वो थोड़ा सा मजीद बाइफरकेट किया है। पहले जो इसको ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कहता था वो उसने ओवरसी एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस में भी साथ उसको ऐड कर दिया है।
और एक्सटर्नल असेसमेंट वो वहीं पर ही है। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आगे भी देखते हैं। जो तीसरी चीज उसने क्यूआईटी प्रोग्राम में ऐड की, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। प्लीज बेयर इन माइंड, जो भी डिपार्टमेंट एक्सटर्नल असेसमेंट करवाने जाएगा उसके लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स, लॉग, केपीआईज और मेजर्ड और उसकी रिपोर्टिंग प्रोवाइडेड टू द बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 टाइप्स की होती थी जो हमने पहले भी देखा हुआ। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग हो गया, पीरियोडिक असेसमेंट है, फुल असेसमेंट जो एक्सटर्नल करवाता है, और सेल्फ असेसमेंट विद इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन जो करा रहा होता है। अब दिस इज नॉट अ सेशन अबाउट यूआईपी प्रोग्राम, लेकिन जस्ट मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्या चेंजेस आई हैं। चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने आप इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट को भी एटलीस्ट एनुअली अपनी मेथोडोलॉजी के साथ बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को बताना है। पहले ये नहीं था। पहले इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट नहीं था। पहले वो कहता था कि ऑन रिजल्ट्स ऑफ द ऑनगोइंग जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो आप पीरियोडिकली है, जब भी आपने किया है उस वक्त आप बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे और उनको बता देंगे कि ये रिजल्ट्स हैं। अब वो कहता है कि एटलीस्ट एनुअली मेथोडोलॉजी के साथ इसको कम्युनिकेट करना है, और इसमें एक्शन प्लान्स और टाइमलाइंस भी होंगी और ये बोर्ड ही अप्रूव करेगा। सो जो एक क्वालिटी है उसकी जो अप्रूवल की पावर है, उसके एक्शन प्लान्स एंड एवरीथिंग, वो अब बोर्ड के पास चली गई है, वो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव के पास नहीं रही। वहीं टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव का इसके अंदर था। ठीक है जी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पेपर जो है वो आ रहा है कि वो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। वो बनाएगा, उसमें स्ट्रेटेजी देखेगा, चार्टर भी देखेगा, और इनपुट फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट एंड द बोर्ड। जो भी प्लीज है वो काइंडली अपने आप को म्यूट कर दें। ये चीजें हैं जी जो उसने एनहांस क्वालिटी और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर ऐड की है। मिस्टर फरकान, काइंडली आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। थैंक यू। मूविंग ऑन जी, अब हम जाएंगे डोमेन 5 के ऊपर। डोमेन 5 जो है वो इज ऑल अबाउट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिटर्स और उसकी परफॉर्मेंस जो है Furkan वो and Mustafa एंगेजमेंट से Anwar, can रिलेटेड। you please kindly mute yourself? एक सेकेंड जी, मैं पार्टिसिपेंट को म्यूट कर दूं। देयर इज अ वॉइस कमिंग, ये मैंने कर दिया जी म्यूट। थैंक यू। अच्छा जी, सो मूविंग बैक जी, डोमेन 5। सो डोमेन 5 जो है वो अब है परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग के ऊपर। तो जो लोग जो है वो इंटरनल ऑडिट का रोल इंटरनल ऑडिटर के तौर पे काम कर रहे हैं, दे आर नॉट चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, ये डोमेन सबसे ज्यादा उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ये परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स और इन सब पे रिलेट करती है। क्या क्या होता है वो इफेक्टिवली जो है ना वो आप यहाँ पे इसको देख लेंगे। कम्युनिकेशन, असेसमेंट, स्कोप, क्राइटेरिया, रिसोर्सेज, वर्क प्रोग्राम, ये पहले भी यही कम्युनिकेशन थी। पहले भी स्टैंडर्ड्स कम्युनिकेशन, रिस्क और ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरिया और इस पे बात करते थे। वो क्या है, उन्होंने इसके अंदर एनहांस किया काफी से। इसके अंदर चीजें ऐड हुई। कुछ चीजों को मैं यहाँ पे कवर करूंगा, बाकी चीजें आई रिकमेंड आप स्टैंडर्ड को खोल के लाजमी लिखें। लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स पहले से एग्जिस्ट करती थी। सेकेंडली, एंगेजमेंट वर्क जो है वो अगेन इसकी रिक्वायरमेंट्स भी पहले से एग्जिस्ट करती थी। नथिंग न्यू जो कि अप्रोच में आ रहा है। सो कुछ उसमें एड ऑन्स हो रहे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो एडिशनली इसके अंदर आ रही है। हम स्टेप बाय स्टेप सबको कवर करेंगे। और जो है वो फाइनल कम्युनिकेशन और कंफर्मिंग ऑफ एक्शन प्लान्स, इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड हुई हैं या इनहांस किया गया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपके आ जाता है प्लान, ये वाला आपका कम्युनिकेशन और इससे रिलेटेड। सो 2200 सीरीज में ये कवर होता था। 2200 सीरीज जो थी वो आपकी प्लानिंग जो है ना, परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट था, जिसमें वो ऑडिट की इंटीमेशन की बात भी, उसके प्लानिंग कंसिडरेशंस की बात भी करता था, उसके ऑब्जेक्टिव्स और एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप की बात भी कर रहा था। इसके अलावा वो जो है वो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ों की बात भी कर रहा था। वो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क और प्रोसीजर्स की बात भी कर रहा था। अब समरी ऑफ चेंजेस क्या है, क्या चीज हुई है। अब थोड़ा सा एक तो डिटेल गाइडेंस आ गई, जैसे पहले मैंने बता दिया। नया जिंदगी उसने क्या आसान की है। वो कहता है कि अगर आपने पहले से ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म की हुई है तो प्रीवियस एंगेजमेंट के रिस्क असेसमेंट को आप यूज करके अपडेट कर सकते हैं। आपको दोबारा से जो है ना वो पूरी की पूरी प्लानिंग और वो चीज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक जिंदगी उसने आसान बना दी ऑडिटर्स के लिए। दूसरी चीज ये कि अब पहले जो है वो एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब तमाम एंगेजमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स उसको और उसमें कोई भी चेंजेस हैं वो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने अप्रूव करने। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आगे वो बात करता है कि एंगेजमेंट वर्क प्रोग्राम, जैसे वो हमने हम ऑडिट प्रोग्राम भी कह देते हैं, ये भी चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने अप्रूव करना है और कोई भी सब्सिक्वेंट चेंजेस। ठीक है।
इसके ऊपर जब हम स्टैंडर्ड्स में जो है नीचे जाएंगे तो वो फिर हमें थोड़ा सा अलाउ कर देता है इन दोनों कैटेगरीज में कि चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव डेलीगेट कर सकता है अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर, लेकिन वो उसकी एंगेजमेंट जो है वो थोड़ी इसकी वैल्यूएट करनी है, उसको अथॉरिटी वैसे होनी चाहिए। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसने फिक्स कर दी है चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव के ऊपर, वो भाग नहीं सकता इससे। एडवाइजरी सर्विसेज में उसने इसको एक्सप्लेन किया कि आप वर्क प्रोग्राम अब आप स्टेक होल्डर जिससे सर्विस रिक्वेस्ट की उसके साथ मिल के बनाएंगे। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मोर और लेस सेम रहती हैं। अच्छा, एक चीज जो ऐड हो गई है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव, स्कोप और टाइमिंग ऑफ एंगेजमेंट जो है वो अब आपको मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है। ये कैसे होगा? ये आपको आप किसी कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शेयर करेंगे या कोई जो है वो कम्युनिकेशन रिलीज करेंगे? आप जस्ट नोटिफाई करके जाके और ऑडिट की रिपोर्ट नहीं बाद में इशू कर रहे होंगे, बल्कि जब आप उसके साथ प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग की आउटकम में आप उसको अपना ऑब्जेक्टिव, स्कोप और टाइमिंग ऑफ एंगेजमेंट भी बताएंगे। और अगर इसमें कोई चेंज आ रही है सब्सिक्वेंटली तो वो भी टाइमली बताएंगे मैनेजमेंट को। दिस इज एन ऑब्लिगेशन और योर पार्ट, और जब आपने बताना है तो फिर इसका एविडेंस भी मेंटेन करना है। जो तो पहले से जो है वो हायर फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस रखते थे उनके लिए ये रिक्वायरमेंट जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल में जो है एग्जिस्ट कर रही थी ऑलरेडी, ये वहां से ड्राइव हो रही थी। लेकिन बेयर स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन गाइड में जो है वो इसके ऊपर ज्यादा इंसिस्टेड नहीं था, बल्कि एज अ पासिंग रिमार्क के तौर पे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन गाइड में थोड़ी सी इसके ऊपर बात की गई थी। लेकिन अब ज्यादा डिटेल में उसने स्टैंडर्ड में इसको रिकग्नाइज कर लिया और उसको मस्ट कर दिया। सो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट और इसके साथ साथ उसका एविडेंस भी इम्पोर्टेंट है और डॉक्यूमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगली चीज आ जाती है एंगेजमेंट वर्क प्रोग्राम के ऊपर। एंगेजमेंट वर्क प्रोग्राम के अंदर अगेन जैसे पहली बात की समरी ऑफ चेंजेस में ये कि अब आपको डिटेल थोड़ी सी उसने बताई गई है, वो अब वहां पर आ रही है। मस्ट एवेल्युएट ईच पोटेंशियल एंगेजमेंट, किसने करना है? ऑडिटर्स ने करना है। सिग्निफिकेंस भी, और कोलैबोरेट करेगा मैनेजमेंट के रूट कॉज डेवलप करने के ऊपर। ये रूट कॉज जो है वो स्टैंडर्ड्स फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स आर नाउ, रूट कॉज की डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? रूट कॉज आइडेंटिफाई करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एपरेंट कॉज की बेस के ऊपर रिकमेंडेशन देंगे तो वो एपरेंट कॉज समटाइम्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकती या वो वर्केबल नहीं होती। सो यू हैव टू डिटरमिन वेयर इज द रूट, व्हाट्स द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, और वो इसको मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, कोलैबोरेट करेगा। व्हाई? नंबर वन, अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए। नंबर टू, अपनी इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव करने के लिए। वो नजर आए कि जो है ना ये रिकमेंडेशंस वाकई इफेक्टिव भी इम्प्लीमेंटेड है। नंबर थ्री, फोर्थ साइट में वो अपना लेके जाएगा, क्योंकि अगर वो रूट कॉज पे नहीं जाएगा तो फोर्थ साइट कहाँ से आएगी? तो फोर्थ साइट और इनसाइट एक्सेट्रा के लिए जो है उससे इस चीज के ऊपर भी अब जाना है और उसको डिस्कस करना है, डॉक्यूमेंट करना है। ये चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी नहीं उससे डिटरमिन की है, उसने इंटरनल ऑडिटर्स की जिम्मेदारी की है। सो यू एज एन इंटरनल ऑडिटर विल हैव टू मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद आगे आ जाता है इंटरनल ऑडिटर्स मस्ट डेवलप एन एंगेजमेंट कंक्लूजन। पहले ये मेंशन था, पहले मेंशन कैसे था? पहले वो कहता था कि इंटरनल ऑडिटर रिजल्ट्स कम्युनिकेट करेगा एंड अगर वो चाहता है तो वो कंक्लूजन भी दे सकता है। इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, अब कंक्लूजन देना ही देना है। ठीक है, मूविंग ऑन। इसके बाद आगे आ जाता है इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट अगर डिसएग्री करते हैं तो इंटरनल ऑडिटर ने अब दो चीजें करनी है। नंबर वन, उसने जो है वो एक मेथोडोलॉजी एस्टैब्लिश करनी है। नंबर टू, उसको दोनों पार्टीज को जो है वो एक मौका देना है कि वो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। सो इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, that disagreement has to be recorded in the report and the communications, and it has to be reflected accordingly to the satisfaction of the management as well. इसमें आप जो है वो उनका कम्युनिकेशन या उनका कमेंट जो है वो डाल नहीं सकते, बल्कि उनका कंसिडरेशन हैज टू बी इक्वली टेकन टू द कॉरिडोर पावर्स ऑफ कॉरिडोर्स जो भी आपके हैं, वहां पर आप इक्वली बताएंगे कि हम ये कह रहे हैं बट मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव ये है। बट द फर्स्ट इंटेंट शुड बी कि इसको जो है वो क्लैरिफाई करना है। इंटरनल ऑडिटर अपनी मर्जी से रिपोर्ट इशू नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट की एक तो नंबर वन मेथोडोलॉजी भी रखेगा, यानी कि वो एक सेट पैटर्न रखेगा कि उसे इश्यूज कम्युनिकेट करने हैं, फॉलो अप लेना है, एस्टेब्लिश करना है, पॉइंट फोर एक्शन आइटम फोर, फिर उसको आगे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, लेकिन मैनेजमेंट के इनपुट और फीडबैक के बाद। फाइनल जो है वो हमारा आ जाता है, वो आ जाता है कि कम्युनिकेशंस और मॉनिटरिंग ऑफ एक्शन प्लान। अगेन 2500, 2400, 2500, 2600 में कवर होता था। अब हम में से बहुत सारे लोग ये कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन जो है वो आप रिक्वायरमेंट जो है ना उसे स्पेसिफाई भी करती है। आपको जो भी अपनी कम्युनिकेशन निकालनी है, फाइनल कम्युनिकेशन,
उसमें एक्शन ओनर और उसकी टाइमलाइन लाजमी मेंशन करनी है। आप जो है वो एक्शन ओनर कोई पर्सनल हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई डेजिग्नेशन हो सकता है। इट हैज टू बी स्पेसिफाइड इन द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो फाइनल जा रही है। नंबर वन, और शॉर्ट टाइमलाइन देनी है। हम जनरली कई केसेस पे हम टाइमलाइन से देते थे, एक्शन ओनर नहीं देते थे। अब एक्शन ओनर देना जरूरी है। नंबर टू, अगर एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है या इनिशिएट हो गया है बिफोर फाइनल कम्युनिकेशन, इसको रिपोर्ट में एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है, इट्स नेसेसरी, इट्स मैंडेटरी। नो, पहले ये सजेस्टेड था, किया जा सकता था, ना भी करे तो वो आपको इस पे नॉन कंप्लायंस या पार्शियल कंफर्म कंप्लायंस वगैरह ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था। इट इज मैंडेटरी नाउ, इट हैज टू बी एक्नॉलेज्ड। नंबर थ्री, इंटरनल ऑडिटर्स फाइनल कम्युनिकेशन में इंश्योर करेंगे कि चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने रिव्यू की हुई है। So every final audit report, regardless, chief audit executive उसको review करेगा, approve करेगा और then final report को issue करेगा. That approval has to be documented and that review has to be documented as well. ये conformance के लिए जरूरी होगा. So ये वाली वो power है, responsibility जो chief audit executive किसी पर delegate नहीं कर सकता. और फॉलो अप जो है वो फॉलो अप हमेशा से इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है। इंटरनल ऑडिटर वो फॉलो अप की वो बातें करता है। आप लोगों ने जब फॉलो अप करना है तो उसमें अब ये जरूर इंश्योर करना है कि आप मैनेजमेंट से प्रोग्रेस लें और उसके ऊपर फॉलो अप करें ऑफ रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द रिस्क फॉलो अप की जब वो बात करता है तो वो सिवेरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन रेटिंग के ऊपर बात कर रहा है और इसको ट्रैकिंग सिस्टम में अपडेट करें एंड इसको रिपोर्ट करेंगे बोर्ड को, इसको सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। सो फॉलो अप एंड ऑल द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग ये बोर्ड को रिपोर्ट होना जरूरी है। और अगर ये चीजें नहीं की मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट, तो ऑडिटर डॉक्यूमेंट भी करेगा, एक्सप्लेनेशन भी लेगा और फिर चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करेगा, जो कि देखेगा कि क्या मेरे रिस्क टॉलरेंस या वो चीजें ब्रीच तो नहीं हो रही, ताकि मैं इफेक्टिवली उस बेस पे एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क या वो वाली चीजें जो कि पहले 26 में आ रही थी वो बोर्ड को कम्युनिकेट करूं। अच्छा, अब जो है वो इसको समराइज करते हैं। जो सारी चेंजेस थी, पहले तो बात ये कि जो हमने न्यू स्ट्रक्चर के अंदर मिशन, डेफिनेशन, कोड प्रिंसिपल्स, इन सबको स्टैंडर्ड्स का पार्ट बनाती है। प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन कर दिया गया। रिकमेंडेशन, इम्प्लीमेंटेशन, कंसिडरेशन और एविडेंस ऑफ कंफर्मेंस अब हर स्टैंडर्ड में आ रहा है। पहले इसको देखने के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन गाइड में जाना पड़ता था, अब ये वहीं पर आपको नजर आ रहा है। पर्पस न्यू है, प्रिंसिपल्स न्यू आए हैं, इम्प्लीमेंटेशन कंफर्मेशन न्यू है, पब्लिक सेक्टर स्मॉल फंक्शन और उससे रिलेटेड गाइडेंस आई है। इवन सिंगल मैन ऑडिट फंक्शन से रिलेटेड भी गाइडेंस है। आई इंसिस्ट एंड रिक्वेस्ट कि आप स्टैंडर्ड्स को पढ़ें, आपको थोड़ा सा काफी हेल्प आउट होगा। बोर्ड का रोल एनहांस किया गया है, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव का रोल को क्लैरिफाई किया गया रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन मैनेजिंग। और ये परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट में उसने क्वालिटी को सिर्फ परफॉर्मेंस पे नहीं रखा। प्लीज बेयर इन माइंड, क्वालिटी पहले कंफर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स थी, अब वो कहता है परफॉर्मेंस इसका पार्ट है। सो परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस से रिलेटेड तमाम चीजें इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ क्वालिटी। और इसके अलावा एडिशनल स्टेप्स और डिटेल्स भी हर एक जो है वो असाइन, एक जो है वो स्टैंडर्ड में वो बता रहा है। मूविंग ऑन, अब हम आगे चलते हैं। अब बात यह है कि इसके बाद क्या आ रहा है। सो इसके बाद जो है जो आ रहा है वो आ रही है टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स। सो टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी होंगी। टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स वो बेयर मिनिमम सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको अपनी, या प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको अपनी ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने में रखने पड़ेंगे। ये स्पेसिफिक एरियाज पे स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस आएंगी और अगर एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट करवानी है तो इसके लिए जरूरी होगी। कौन सी है इसमें? ये अभी तक 6 वाली 5-6 जो है कंसिडरेशन में। साइबर सिक्योरिटी की जो टॉपिकल रिक्वायरमेंट है इस इन द ड्राफ्ट स्टेज, ओपन फॉर कमेंट्स एज वेल। इसके अलावा ईएसजी और थर्ड पार्टी ये गवर्नेंस और ये सारी चीजें आगे से आगे आती जाएंगी। सो बेयर इन माइंड, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा और आपको उसकी इवैल्यूएशन से रिलेटेड स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस शेयर करेगा आपसे। एक्शन प्लान और सी फॉर एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्या है? अगर तो आपने इस साल अपनी जो है वो EQA करवाना है, ठीक है, तो जिसका तो 2024 में ड्यू है वो करवा ले, ठीक है। इसी साल करवा ले, अगले साल में भी ड्यू है तो अभी करवा ले, अगले साल में था तो अभी उसको पीछे लेकर आ जाए और गैप असेसमेंट परफॉर्म करे। लेकिन अगर बियॉन्ड है तो उसको पीछे भी ला सकता है और अगर बियॉन्ड है तो उसकी रेडिनेस असेसमेंट करे। अब मैं थोड़ा सा लिस्ट डाउन करूंगा तमाम एक्शंस जो कि आपको 2024 में करने हैं। इट्स एन ओवरऑल हाई लेवल समरी, ये बहुत ही हाई लेवल समरी है। नंबर वन, गैप असेसमेंट परफॉर्म करें, नए स्टैंडर्ड्स के साथ अपनी गैप असेसमेंट परफॉर्म करें। ऑल्दो इसकी चेकलिस्ट अभी नहीं आई,
लेकिन जो है वो दे आर ब्रीफ एंड मेटिकुलस गाइडलाइंस फॉर कंसिडरेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन द कंफर्मेंस के ऊपर आप उन्हें यूज कर सकते हैं, उनकी बेस के ऊपर अपनी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को देख सकते हैं कि वो कहाँ पे खड़ी है और आपसे स्टैंडर्ड्स क्या चीज रिक्वायर करते हैं। नंबर 2, हर डिपार्टमेंट को अपना इंटरनल ऑडिट चार्टर अपडेट करना है। तो इंटरनल ऑडिट चार्टर से रिलेटेड एक कंप्लीट जो है वो मॉडल आईए चार्टर और उसका टूल आ चुका हुआ है। उस चार्टर को उसको उठाएं और उसके बेस पे अपडेट करें। क्यों भी जरूरी है? इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब स्ट्रैटेजी भी उसमें साथ लिंक होगी, आपका मैंडेट भी उसके साथ लिंक होगा, आपके अदर एश्योरेंस अदर सर्विसेज जो आपकी वो भी कवर होंगी। अगर आपकी किसी जगह पे कोई इंडिपेंडेंस कोई सेफगार्ड्स लगने तो वो भी वहां पे कवर होंगे। ऑल थिंग्स have to be covered here. इससे आगे है इंटरनल ऑडिट मैनुअल। मेथोडोलॉजीज में बहुत सारी चीजें मेथोडोलॉजीज में आ चुकी हुई हैं। सो मेथोडोलॉजी वो बात करता है रिलेशनशिप की मेथोडोलॉजी बिल्ड करो, अप्रोच की मेथोडोलॉजी बिल्ड करो, रिलायंस की मेथोडोलॉजी बिल्ड करो। से ये सारी की सारी चीजें और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो कि इंटरनल ऑडिट मैनुअल में कवर होंगे। सो दिस ईयर आपको अपना इंटरनल ऑडिट मैनुअल भी खोलना है और उसे अपडेट करना है इन सारी मेथोडोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए। स्ट्रैटेजी को बनाना है। इंटरनल ऑडिट की स्ट्रैटेजी जो है वो टैलेंट भी होगा, प्रोसेस भी होंगे, रिसोर्सेज भी उसमें आ जाएगा, फ्यूचर वे फॉरवर्ड भी आ जाएगा, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी आ सकते हैं। इसके ऊपर एक गाइडेंस अच्छी अवेलेबल है। इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड एक प्रैक्टिस गाइड आई थी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड 2012 में। तो प्रैक्टिस गाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलपमेंट के ऊपर है। उसमें वो गाइड में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट उठाएं, ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स उठाएं, उसकी बेस पे जो है वो अपना जो है ना एक विजन भी डेवलप करें, उसकी बेस पे अपने जो है ना अपना एक स्वॉट बनाएं, अपना स्वॉट एनालिसिस करें कि इंटरनल ऑडिट के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या हैं। अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को जो है वो डिटरमिन करें और इवेंचुअली जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और स्वॉट है इसको ध्यान में रखते हुए अपना जो है वो स्ट्रेटेजी प्लान बिल्ड करें। एंड द प्लान शुड बी मल्टी ईयर, एक साल का नहीं होगा। इसको बनाएं, बना के बोर्ड से अप्रूव करवाएं। या आपको इस साल में ये भी करना है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव केपीआई सीनियर मैनेजमेंट से इनपुट लेनी है और बोर्ड से अप्रूव करवाना है। अगर तो आपके मेटिकुलसली बने हुए हैं तो इनको जो है वो मेंटेन रखें, अगर नहीं बने हुए तो इनको बनाएं। ये आपके जो है वो स्कोर कार्ड भी बन सकता है, आपके जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड का पार्ट भी बन सकता है। बट इसका जो है क्राइटेरिया शुड बी डिफाइंड, उसका बेसिस ऑफ मेजरमेंट शुड बी डिफाइंड और वो इंटरनल ऑडिट के मैंडेट और चार्टर के साथ लिंक होने चाहिए। एंड थर्ड थिंग आपकी स्ट्रेटेजी के साथ लिंक होना चाहिए। और ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज नाउ पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो जो भी क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप में देख रहा है उसको साथ में परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इसे केपीआई रिपोर्टिंग जो भी इसको भी मेंटेन करना है। नंबर 6, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप पे काम करना जरूरी होगा। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप पे काम इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि अगर फोर्साइट वाले रोल में जाना है, एडवाइजरी वाले रोल को एनहांस करना है तो अच्छे ताल्लुक बनाने जरूरी है। और अच्छा ताल्लुक तब बनता है जब ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से देखता है, बल्कि चोर की नजर से नहीं देखता। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिटर की इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी को भी जो है वो डिटरमिन करता है। हमने देखा था इंफॉर्मेशन के बेस पे होगा, लॉजिक के बेस के ऊपर होगा, वैलिडेट करेगा उससे। ट्रस्ट या बिलीफ सिस्टम के बेस पे नहीं होगा कि मेरा ट्रस्ट कैसे आई, बिलीफ कैसे है। सो इंटरनल ऑडिट अपना बिलीफ जो है वो नहीं लेकर आता है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन और लॉजिक और इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर काम करता है। कॉम्पिटेंसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करें, उसको एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत होगी। किस लिए जरूरी है? नंबर 1, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो टू हैव द रिक्वायर्ड इन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ड्यू केयर सेपरेटली इन्फोर्स कर रहा है। वो आपको जो है ना वो रिक्वायरमेंट इम्पोज कर रहा है, आपके एचआर के जो है ना बजट एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड वो अपने स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट इन्फोर्स कर रहा है कि आपको ऐसे लोग लेकर आने हैं कि ट्रेन करने हैं, डेवलप करने हैं। अगर आपने डेवलप करने हैं लोग तो आपके पास एक कैरियर प्रोग्रेशन प्लान या फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इस बेस पे मुझे डेवलप करने। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को अपनी कॉम्पिटेंसीज भी बोर्ड से प्रूव करवानी है सीनियर मैनेजमेंट के इनपुट के साथ। इंटरनल ऑडिट का प्लान फॉर्मलाइज करें, उसको ये फाइनेंशियल ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल बेसिस के ऊपर उसमें रिसोर्स प्लानिंग और कंस्ट्रेंट्स भी यहाँ पे उसके अंदर कवर करें। एंड फाइनली स्टैंडर्ड्स और टेम्पलेट्स को अपने स्टैंडर्डाइज करें। टेम्पलेट स्टैंडर्डाइजेशन कुछ भी हो सकते हैं, ये आपका रिपोर्टिंग के टेम्पलेट्स भी हो सकते हैं, आपके वर्किंग पेपर के भी, सैम्पलिंग के डॉक्यूमेंट्स के भी हो सकते हैं, एनुअल रिपोर्टिंग के भी हो सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्टिंग के टेम्पलेट्स भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स रिक्वायर इंसिस्ट कि आप टेम्पलेट स्टैंडर्डाइज करें, आप अपना प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करें, डिसिप्लिन अप्रोच लेके चलें। फाइनली
अपना QIP को फॉर्मलाइज करें और इसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग पैटर्न लेकर आए। सो ये वो 10 चीजें हैं जो कि आई वुड रिकमेंड एंड विच द स्टैंडर्ड्स वुड आल्सो से कि आपको 2024 में करनी पड़ेंगी अंडर द न्यू स्टैंडर्ड्स। यस, अगर आप आज अपनी असेसमेंट करवाएंगे तो आपको फेल ही करेंगे इसकी बेस के ऊपर, लेकिन अगर आपने असेसमेंट स्टार्टिंग January 1 2025 से जाना है तो इसको करना पड़ेगा। So I'll stop the share here. I'll open the forum for questions. Thank you very much for all for coming again. Apologies for that nuisance that was created. हाथ खड़े करें anyone who has a question. सबसे पहले अरसलान मखदूम का नाम है, काइंडली प्लीज जो है वो यू कैन ओपन योर माइक और व्हाटएवर क्वेश्चन जो है आप काइंडली कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा जो है वो प्रेजेंटेशन दी। अच्छा, एक मुझे जो है वो क्वेरी है एंड आई वुड लाइक कि आप जो है वो बहुत दोनों एंगल से आंसर करते हैं इसको। ये जो रूट कॉज की जो बात है, ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में मुझे जो है जिस तरह से मैंने काम किया, मैंने कभी अलग से कोई हेडिंग नहीं डाली कभी। बट वहीं पे जो है ना, देर आर सम पीपल हु से के जो है ना दिस इज मैंडेटरी एंड जो है वो आपको नहीं अलग से डालनी है और अलग से वो करना है। अलग से जो ना ये 3 नाम रूट कॉज एनालिसिस लिख के उसके बाद ये पर्टिकुलर ये लिख के और ये दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ द। सो जो है ऐसा होना चाहिए कि मैं 3 लफ्ज लिख के उसके बाद रूट कॉज लिखूं, प्लस ये कि हर इशू का रूट कॉज तो होगा नहीं, तो जिसका होगा तो नॉर्मली हम उसमें लिख देते हैं। मैं ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। बट सम पीपल से कि जो है नहीं, ये 3 लफ्ज अलग से आपकी जो है वो रिपोर्ट पे हेडिंग बना के और उसके बाद आप लिखें। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन? आपका माइक म्यूट है शायद बिलल। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप आई कांट हियर यू। मे बी अगर बाकियों को आ रही है सो आई कैन नहीं, आस्क। आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। अब आवाज आ रही है? जी, अब ठीक है। जी सर, अब आ रही है आवाज। परफेक्ट है जी, परफेक्ट है। मेरा अपना ही ब्लंडर था जी, मैंने ही म्यूट कर लिया था आगे एक बटन प्रेस करके। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो वर्ड है ना रूट कॉज, ये जरूरी नहीं है आप अपनी रिपोर्ट में लिखें। आप अपनी फाइंडिंग में अगर सिर्फ कॉज भी लिख देंगे दैट इज मोर देन इनफ, इट्स सफिशिएंट, इट कवर्स द पर्पस। द इंसिस्टेंस इज कि आप जो है वो इश्यूज ऑफ सिग्निफिकेंस उनके ऊपर जरूर मैनेजमेंट के साथ, सिग्निफिकेंस ऑफ इश्यूज ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है वो, आप मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेट करें, डिस्कस करें, डिटरमिन करें रूट कॉज और अपनी रिपोर्ट्स में उसको कंसिडर करें। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली आस्किंग। तो अगर आपको किसी जगह पे वो रूट कॉज एनालिसिस में, अगेन टाइम एंड इन्वेस्टमेंट जो है ना इज द की एंड इंपॉर्टेंस, कॉज भी अगर आप लिख देंगे और कॉज को भी लिंक कर देंगे तो दैट इज परफेक्टली फाइन। ये जरूरी नहीं कि आप रूट कॉज एनालिसिस लिखें और उसी को वहां पे डॉक्यूमेंट करें। थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, चलिए जी, मुजम्मिल। Assalamualaikum Bilal. Thank you for this insightful session. So my question pertains about the EQA assessment. For example, if the company wants to perform this external quality assessment, would it be sufficient to have one CIA who has the experience and qualification criteria of doing this assessment, or it should be from the Big Four? सॉरी, मैं I mean, who has the mandate of doing that? अच्छा, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट जो है ना वो, इसके बारे में जो है ना वो नंबर 1 में कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट के बारे में उसने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सब स्पेसिफाई कर दी है। अगर एक चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव या कोई और बंदा है और सीआईए से वो सीआईए है, वो हैज टू बी नंबर 1 पर्सन हैज टू बी सीआईए। सीआईए मींस है कि वो चीफ इंटरनल सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर लाजमी होगा। उसकी क्वालिफिकेशंस और उसके एक्सपीरियंसेस जो है ना वो स्टैंडर्ड्स ने हाईलाइट किए हैं। थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूं, दे आर 2 टाइप्स जो है ना वो जो कि एक्सटर्नल असेसमेंट्स हो रही हैं। एक वो हो रही हैं जो कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हो रहे हैं और एक वो हो रही हैं जो इनको एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट कहा जाता है।
आईआईए किसी चैप्टर या किसी बॉडी को मैंडेट देता है और उसके साथ एग्रीमेंट करता है कि आप एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट कर सकते हैं। सो एवरी फर्म जो है वो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की असाइनमेंट तो कर सकती है इन रिलेशन, जैसे आईएसएस में देखा तो इसको बेंचमार्क बना के, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हमने एक्सटर्नल क्वालिटी सर्टिफाइड है। पाकिस्तान के लोकल कॉन्टेक्स्ट में बैंक्स में जो है वो लोकल फर्म्स जो हमारी थी उन्होंने असेसमेंट्स की हैं और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ हो सकती है, ये इसको यूज़ कर सकते हैं एज जो है ना वो एक्सटर्नल असेसमेंट। लेकिन अगर आप वर्ड EQA यूज़ कर रहे हैं और क्वालिटी के उस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं कि IAEA सर्टिफाइड, तो वो नहीं है। ये चीज़ लेट मी क्लैरिफाइड। तो इसके लिए और आपके पास IAEA का मैंडेट होना जरूरी है, और वो IAEA का मैंडेट होने से पहले देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जो बंदा लीड असेसर है उसने कम से कम कोई 50 असाइनमेंट्स लाजमी की हो एज एन असेसर, फिर वो लीड असेसर बन सकता है और रिपोर्ट साइन ऑफ कर सकता है। तो उसका एक ट्रेनिंग कोर्स होता है जो IAEA करवाता है, उस ट्रेनिंग के बेस पे एक एग्जाम होता है जिसे पास किया जाता है, और वो लोग फिर जो है वो उनको वो मैंडेट जो है ना वो देता है IAEA। so it means they would be remaining associated with relevant chapter, right? हाँ, वो Or चैप्टर भी हो सकता है, वो कोई फर्म भी हो सकती है। इट्स नॉट, वो ये नहीं है कि फर्म्स के पास ये चीज नहीं हो सकती, फर्म्स को भी, लेकिन IAEA की वो ट्रेनिंग करनी है लाजमी, वो असेसमेंट करनी है और वो कोर्स वो जो है वो सर्टिफिकेशन उसके लेनी है, देन for दे कैन बी example, क्वालिफाइड टू बी एन एक्सटर्नल असेसर। so for example, if a partner who has been qualified as a lead assessor could sign a report or could sign that EQA कर सकता certification है, or not? वो कर सकता है। Okay, thank you. जी, सो हैदर एंड देन फैसल। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम। एंड एवरीवन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू। और फिर मेरा क्वेश्चन है कि मैं CIA करना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है अपने एंड पे। मैंने देखा IIA की वेबसाइट पे एक IPPF है जो परचेज करना पड़ता है, फिर अभी 2024 के स्टार्ट में स्टैंडर्ड्स आए, गालबन अभी आपने वही स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए हैं, तो जी, इस चीज के बारे में हाँ मुझे थोड़ी अभी मिलते नहीं क्लैरिटी। है ऐसे। इनकी हालत देखो कैसी है। ये अब फुरकान 40,000 रुपए का मिलता है। ये फुरकान फुरकान सबकी भाई, कैपेसिटी होती है ना बेटा, इतनी हैवी गेम है ये। फुरकान भाई फुरकान भाई म्यूट हैवी कर लें गेम आप। म्यूट कर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी IPPF में और जो स्टैंडर्ड्स हैं, और सेकेंडली ये कि अभी मैं अपेयर होऊंगा CIA एग्जाम्स में, तो उसमें ये 2024 वाले स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे या IPPF क्या है, जो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये सेम चीज़ हैं या अलग हैं, तो थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। अच्छा चलिए, मैं अगेन थोड़ा सा मुख्तसर जो है ना दोबारा बताता हूँ। IPPF ओवरऑल फ्रेमवर्क है। अभी जो आप एग्जाम देंगे अगले साल 30 अप्रैल तक, आपका जो एग्जाम है वो 2017 के फ्रेमवर्क के ऊपर होगा और कुछ नहीं। 2017 का जो फ्रेमवर्क है वही कवर होगा, ठीक है, टिल अप्रैल 30 2025। अप्रैल मई 1 2025 से जो है वो नए स्टैंडर्ड्स की बेस पे टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो जो IPPF है, IPPF ओवरऑल फ्रेमवर्क है जिसके दो तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है मिशन, एक है मैंडेटरी गाइडेंस और एक है रिकमेंडेड गाइडेंस। जो मैंडेटरी गाइडेंस है उसका एक कंपोनेंट है डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, एक कंपोनेंट है कोड ऑफ एथिक्स, एक कंपोनेंट है कोर प्रिंसिपल्स, और फाइनली जिसको स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, वो उसका चौथा कंपोनेंट है। इस तरह रिकमेंडेड गाइडेंस आ जाती है। रिकमेंडेड गाइडेंस में एक चीज जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स। इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं और एलेबोरेट करती हैं एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है या उसका एविडेंस ऑफ कंफर्मेंस देखना है तो वो इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स में से मिलता है, ठीक है। और फाइनल उसका जो कंपोनेंट है रिकमेंडेड गाइडेंस का वो है सप्लीमेंटल गाइडेंस। और सप्लीमेंटल गाइडेंस में वो प्रैक्टिस गाइड्स जो के टाइम टू टाइम इशू करता है, या वो GTAGs हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइडलाइंस, और गेट के नाम से गाइडलाइंस हैं, वो जो है वो वहां पे इशू कर रहा होता है। सो एक तो ये हो गया, यहाँ पे सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। सेकंड इज कि जो है ना मैंने कौन से स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, तो अभी अगर आपने इसी साल में करना है टिल अप्रैल 2024 सॉरी, तो आप पुराने स्टैंडर्ड्स को ही उठाएंगे, ये 2024 को नहीं उठाएंगे, इसके बेस पे भी टेस्टिंग नहीं है।
ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। जी फैसल साहब। थैंक यू सर बिलाल साहब। अच्छा, मेरा वेलकम। सवाल सर एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से है, असेसमेंट के जी हवाले जी से। आपने कहा कि हम पहले माजी में कंप्लायंस के हवाले से चेक किया होता था एक्सटर्नल क्वालिटी, अब परफॉर्मेंस भी पार्ट होगी बिल्कुल है। फ्यूचर के अंदर। परफॉर्मेंस में कहाँ तक जाएंगे ये, यानी कि क्या लिखा है इस वक्त इन्होंने, क्या क्या होगा इसके अंदर? अच्छा सर, 2024 के अंदर तो जो है ना वो कोई चेंज नहीं है। आई अंडरस्टैंड जो है ना, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट नई नहीं है। मीन सब ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, ये नई रिक्वायरमेंट नहीं है। नई रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले क्यूए मैनुअल उसके अंदर ये ऑलरेडी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की बात कर रहा था। इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस में भी इसको रेफर कर रहा था। सो जो तो हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी में जहाँ से आप हैं, फंक्शंस हैं, वहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ हो रही थी। स्कोर कार्ड्स, केपीआईज डिफाइंड थे, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स डिफाइंड थे, और उसकी रिपोर्टिंग हो रही थी क्वार्टरली। और वो चीज़ ये उन लोगों के लिए है जो पहले ये चीज़ नहीं कर रहे थे। बहुत सारे इंटरनल ऑडिट फंक्शंस जो है वो कोई परफॉर्मेंस मेट्रिक्स अपने नहीं बनाते। सो ये जो है वो इनके लिए जो है वो ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी होगा कि वो वहाँ तक जाएं। मीन उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो उनके लिए वो अपने प्रैक्टिसेस में उसमें लेकर आए। सो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, हाँ क्या ज़रूरी होगा एडवांस मैच्योरिटी डिपार्टमेंट्स के लिए, वो ये ज़रूरी होगा कि जो है ना जो स्ट्रेटजी में जो चीज़ें अब आप लेकर आए हैं, उनको भी आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का पार्ट बनाना होगा। सो अगर आप अपनी स्ट्रेटजी में ये चीज़ लेकर आ रहे हैं कि मैंने जो है वो मेरे पास क्वालिफाइड असेसर्स होने चाहिए, मेरे पास ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, तो दिस थिंग विल नाउ बी पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और इसकी बेस पर रेगुलर रिपोर्टिंग या कॉन्टिन्यूस रिपोर्टिंग हो रही होगी। सो ये वाली चीज ऐड होगी स्ट्रेटेजिक एलिमेंट से। हम पहले स्ट्रेटेजी को दिखा देते थे, और जो ऑपरेशनल केपीआईज होते थे उनको जो है वो अपने उसमें अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट उसमें दिखा रहे होते थे, लेकिन स्ट्रेटेजी हम सेपरेट रख रहे होते थे। अब जो है ना वो स्ट्रेटेजी को सेपरेट नहीं रखना, बल्कि उसको एक तो अप्रूव तो करवाना है, और उसको मॉनिटरिंग, जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, उसका पार्ट भी बनाना है। सो दिस इज समथिंग जिसपे वो नई एक्सटेंट पे जाएगा। और इसका अप्रूवल भी मैंडेटरी है फ्रॉम द बोर्ड। एग्जैक्टली अब स्ट्रैटेजी की जो है वो अप्रूवल, इवन परफॉर्मेंस जो केपीआईज हैं उसकी अप्रूवल बोर्ड से मैंडेटरी है। बेयर इन माइंड ये मैनेजमेंट का इनपुट लाजमी है इन सारे केसेस में। वो सीआईए विल डिस्कस विद द सीनियर मैनेजमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेगा, उनका इनपुट लेगा, फीडबैक लेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, और फिर बोर्ड के पास लेके जाएगा। ऑडिट प्लान और रिसोर्सेज की हद तक तो ये मैनेज हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेटेजी वाला नहीं था अब, यानी हाँ कि स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी नहीं भी था, अब। स्ट्रेटेजी पहले नहीं था, स्ट्रेटेजी को कवर करना पड़ेगा ये, लेकिन अगले साल की जो है ना वो उसकी जी जी, रिक्वायरमेंट है। ये फर्स्ट जो है वो जनवरी 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगी। राइट सर, थैंक यू। जी शहानी साहब। जी बिलाल भाई, थैंक यू सो मच। काफी माशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव सेशन था। दो सवाल है मेरे छोटे से। एक तो सवाल ये था कि जो आपने बताया था, मे बी शायद मैंने मिस कर दिया उसका, कि जो कम्युनिकेशन टू द स्टेक होल्डर्स है, या जो रिपोर्टिंग की वो है एंगेजमेंट रिपोर्टिंग है, इंटरिम या फाइनल, तो फाइनल में तो आपने बताया कि चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, या के उसको रिव्यू करके देन वो सेंड करे, और वो अपने आप को बरयुजिमा नहीं कर सकता। लेकिन जो इंटरिम कम्युनिकेशन है, उसमें भी क्या मैंडेटरी है कि वो सीआई से, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव से रिव्यू होके जाए, या नहीं वो ऑडिटर खुद भेज सकता है? नहीं, वो उसमें, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट इसके जो है ना वो अप्रोप्रिएट सुपरविजन हुई हो, किसी ने रिव्यू किया और साइन ऑफ किया। जी, वो जो प्रोसेस होता है नॉर्मली वो आपके नीचे प्रोसेस, जी वो मैनेजमेंट प्रोसेस टाइम फॉलो है। होगा, वो जी प्रोसेस अच्छा फॉलो होगा। जी, सेकंड ये चीज है, मेरा सवाल था कि जो आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी है, वो जैसे कि हम पहले भी लेके जा रहे थे, तो वो हम एज पार्ट ऑफ द प्लान, जब हम प्लान लेके जाते हैं तो उसी के साथ स्ट्रेटेजी तो 1 in 3 ईयर लेके जाते हैं, लेकिन उसके जो कुछ फैक्टर्स हैं वो हम अपडेट करके ले जाते हैं एनुअली, तो वो ऑडिट कमेटी इसको अप्रूव कर रही होती है। देखो पहले ठीक है, ये था, तो क्या इज इट ओके कि ऑडिट कमेटी ही अप्रूव करे, या फिर ये ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी और स्ट्रेटेजी बोर्ड अप्रूव करेगा? नहीं, इट्स फाइन विद ऑडिट कमेटी। असल में जो बोर्ड है, ऑडिट कमेटी ऑल्टरनेट है, आप इसको अच्छा, ओके ऑल्टरनेट ही लें। ओके, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना लॉ में, आपको पता है, जिसमें लिखा होता है कि जैसे अकाउंट्स हैं वो ऑडिट कमेटी के थ्रू जाते हैं, लेकिन अप्रूव बोर्ड करता है, या पॉलिसीज हैं वो कमेटीज रेकमेंड करती हैं बट बोर्ड अप्रूव करता है। तो इसमें कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है, ऑडिट कमेटी भी कर सकती है अप्रूव? नॉट मैंडेटरी। ऑडिट कमेटी ओके, सबसेट ऑफ बोर्ड, तो बोर्ड वो वही इंटरनल ऑडिट की दैट्स फंक्शनिंग है ओके, उसके ऊपर है। ठीक है, और इंटरनल ऑडिट का प्लान भी ऑडिट कमेटी अप्रूव कर सकती है, उसका चार्टर भी ऑडिट कमेटी अप्रूव कर सकती है, उसके सारी चीजें ऑडिट कमेटी के अप्रूवल से हो सकती हैं। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सो इंटरनल ऑडिट के सॉफ्टवेयर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो टीममेट प्लस भी यूज होता है, इसके अलावा इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा
कुछ सर्टन अदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं आई गेस। फैसल साहब अगर इफ यू कैन हेल्प मी आउट ऑन इट, जो है ना वो अदर सर सॉफ्टवेयर इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जो आजकल चल रहा है वो ई ऑडिट है। जी जी बहुत ज्यादा, बहुत पाकिस्तान के हवाले को लोकल वेंडर है और उसकी सपोर्ट वगैरह भी है, और बैंकों में तो छाया हुआ है। शानी साहब उसको वैलिडेट भी करेंगे कि ये जी जी बिल्कुल, ये बेहतर है, अच्छा है सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज वगैरह करा लेते हैं आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वैसे भी वो बहुत सारे फेजेस से गुजर चुका है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, जी जी मेच्योरिटी बहुत हाई है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से स्पेशली। जी बिल्कुल, कॉस्ट वाइज भी बेहतर है आई थिंक। अगर लाइसेंसिंग आपकी ज्यादा है, इन केस अगर मिसाल तो जैसे बड़े बैंक हैं, नेशनल बैंक है, अभी बैंक है या बड़े बैंक है, इसमें अब ऑडिटर हंड्रेड्स के हिसाब से है ना, तो वहां के हिसाब से ये ई ऑडिट बहुत अच्छा है, बिकॉज के वो बल्क लाइसेंस ऑफर करता है और वो बेहतर है। लेकिन आप जैसे टीममेट प्लस या किसी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो वो पर लाइसेंस कॉस्ट करेगा आपको, वो फिर बहुत ज्यादा महंगा चला जाएगा, और वो डॉलर्स में करेगा तो वो आपको मुश्किल पड़ेगा। तो ये दो चार हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक आधे में नाम अभी जहन में नहीं है जो को ट्रायल पीरियड के लिए मौजूद है इंटरनेट में, लेकिन मैं इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वो वहां से आप जी ले जी लेंगे। थैंक यू वुड बी ग्रेट हेल्प जी। एनीवन एल्स, किसी और का? सैप का भी है, AMS ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सैप का। अच्छा जी जबरदस्त सर है। बिल्कुल है, लेकिन मसला वही कॉस्ट है। जी जी वो कॉस्टली है एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है जी। एनीवन एल्स जी, किसी का कोई? नूर साहब आपने हैंड रेस किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरे एक बेसिक सा सवाल ये था कि सर आपने जैसे कि इंट्रोडक्शन में या स्टार्टिंग में जो आपने पर्पस ऑफ ऑडिटिंग में जो स्टैंडर्ड्स और वो डेफिनेशन आपने बताई थी, उसके अंदर फोर्थ साइट का वर्ड यूज किया था जी जी कि अब ऑडिटर्स जो है ना उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो बिजनेस को प्रिडिक्ट कर सके आगे, ये भी स्किल होनी चाहिए। तो सर मेरा एक सवाल था कि अब जो नई जो पावर बीआई और न्यू जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस भी है और वो आपको प्रिडिक्ट भी कर देते हैं। तो सर क्या अब ऑडिटर्स के लिए ये भी कंपिटेंस लेवल में आएगा या इनको कंपिटेंसी में शामिल होगा कि वो जो ना डेटा एनालिटिक्स की तरफ भी जाए? तो सर ये एक मेरा सवाल था। और सर दूसरा सर ये रिक्वेस्ट थी कि सर वीडियो रिकॉर्डिंग सर अगर शेयर कर दें, क्योंकि सर कुछ जो है ना पार्ट रह गया था, तो वो मैं ज्वाइन नहीं कर सका था। तो थैंक यू सर। अच्छा चलें, हम इस पे देख के फिर इस पे अपनी टीम से डिस्कस करके फिर देन आई विल डू इट। अच्छा पहले तो क्वेश्चन सबसे पहले तो ये कि जो फोर साइट है, सो देखें अभी जो फोर साइट है इट्स अ पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, ठीक है। फोर साइट जनरेशन तक आने के लिए इंटरनल ऑडिटर को बहुत हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे आना है। उसको अपनी बिजनेस, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क, ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द बिजनेस उस लेवल पे लेके जानी है कि जहाँ पे वो ये फोर्थ साइट दे सके कि इफ एन एंटिटी इज वेंचरिंग इनटू समथिंग तो इसके ऊपर उसको क्या क्या और करना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। ये एक अभी इट्स देयर विश, अभी ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो इसका कोई मेजरमेंट बेंचमार्क अभी उन्होंने इसके साथ कोई शेयर नहीं किया। सो फोर साइट से रिलेटेड उसने ये चीजें जरूर कही हैं कि आप स्केप्टिक होके चलेंगे, आप रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे, आप कोलैबोरेशन की एग्जांपल्स और वो चीजें लेकर आएंगे। सो फोर्थ साइट के साथ जब मैं उसको स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट से पढ़ के देखता हूँ तो फोर्थ साइट को वो जनरली लिंक करता है विद हायर लेवल ऑफ एडवाइजरी एंगेजमेंट्स या कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट्स है, जिसमें आपकी वो जनरेट तब होती है जब आपका रिलेशन अच्छा होता है। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं तो आपकी एडवाइजरीज उस हिसाब से नहीं बढ़ रही होती। एश्योरेंस में भी जो है वो अपने आप को जो है ना वो लॉजिक और फैक्ट्स और उसकी बेस पे जो है ना प्रेजेंट करने का कह रहा है। अब आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट है डाटा एनालिटिक्स, तो यस डाटा एनालिटिक्स स्टैंडर्ड्स ने मैंडेटरी नहीं किया हुआ। वैसे एवेल्युएशन, रिस्क असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें उसने कही हैं। अब इसके लिए वो टूल्स जो एम्प्लॉय करेगा उसमें डाटा एनालिटिक्स जो है वो पावर बीआई ये चीजें भी आती हैं। मैंने अपनी हिस्ट्री या एग्जाम्पल से ये देखा हुआ है कि वाइल ये स्टैंडर्ड में ये चीजें नहीं मेंशन करते या गाइडेंस में या वहां पे नहीं बता रहे होते, लेकिन जब एक्सटर्नल असेसर आता है तो वो आपको रिकमेंड करता है कि आप जो है वो एडवांस फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स को इंगेज करें। आपको मैं वैसे तो जनरल कंफर्मेंस दे रहा हूँ, आप असेसमेंट कर रहे हैं,
लेकिन आई रिकमेंड कि आप जो है वो एडवांस फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स को रिकमेंड करें, क्योंकि ये फ्यूचर है, नया ज़माना है। और आईआईए अपनी गाइडेंस भी इसके ऊपर रिलीज कर रहा है डाटा एनालिटिक्स और इनसे रिलेटेड। आप पावर बीआई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके और टूल्स भी अवेलेबल हैं इसमें। आपको जो भी चीज़ इसमें आपको हेल्प आउट करती है इन रिस्पेक्ट टू मॉडलिंग या जो है वो फोरकास्टिंग एटसेट्रा, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन पावर बीआई है वो टूल मैंडेटरी नहीं है। डाटा एनालिटिक्स की ये चीज़ें जो है वो ये लफ्ज़ के साथ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब वो एक्सटर्नल असेसमेंट करते हैं तब जो है ना वो इसके ऊपर आपको रेट लाजमी करते हैं। सो इन द बेयर रीडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स ये जो है ना ये मैंडेटरी नहीं है, बट इन प्रैक्टिस जो है ना उन्होंने इसको मैंडेटरी सॉर्ट ऑफ समझते हैं और इसके ऊपर आपके ऊपर ओपिनियन भी हर्ट होता है, इफेक्ट होता है। सो यस, इट्स सॉर्ट ऑफ समथिंग जो कि एक जो है ना वो इम्प्लाइड रिक्वायरमेंट है और ये करनी जरूरी है। और ये वो अब से नहीं कर रहे, ये जो डाटा एनालिटिक्स या एडवांस फॉर्म ऑफ जो है ना वो एनालिटिक्स है या कॉन्टिन्यूस ऑडिटिंग वगैरह, ये 2015 में हमने असेसमेंट करवाई थी, तब भी उन्होंने हमें रिकमेंड किया था, फिर 2020 में भी उन्होंने ज़्यादा हार्डली रिकमेंड किया था हमें इस चीज़ के ऊपर। तो ये वो पहले से ही कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप क्यूए अपना असेसमेंट आईआईए से करवाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। और सर वैसे भी जो ग्रुप में से शेयर होती है सर, उससे काफी नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच जी। सो वी हैव मिस एहसन इब्रार पहले एंड देन हैदर। सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है सर, एक तो ये कि इंटरनल ऑडिट प्लान को और इंटरनल ऑडिट चार्टर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें। और थोड़ा सा सर ये कि जो इंटरनल ऑडिट प्लान है इसमें रिवीजन वैसे कितनी देर का होना चाहिए, और अगर इसमें कोई फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होनी चाहिए, कितनी देर में इसको रिवाइज करना चाहिए? ठीक है, चलें जी। पहले तो ये कि जो चार्टर है ना वो चार्टर इस आपका जो है ना वो चार्टर इज योर बाइबल। इन अदर वर्ड्स, चार्टर आपका पर्पस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंडेट जो है ना वो सारा कुछ कवर कर रहा है। चार्टर जो है वो आपको वो जो पावर है, द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, वो डिफाइन कर रहा है। यानी कि जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है कि उसकी बुनियाद किस चीज पे खड़ी है, वो उसका चार्टर है। जो उसकी पावर है वो जो बोर्ड उसको या ऑडिट कमेटी बोर्ड उसको पावर डेलीगेट कर रहा है अपनी मॉनिटरिंग की, क्योंकि उसने एक एज एन ओवरसाइट मॉनिटरिंग के लिए इंटरनल ऑडिटर को रखा है ना, तो वो उस चार्टर में डॉक्यूमेंट होती है। इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टिंग जो है वो सीएई की वो चार्टर में डॉक्यूमेंट होती है, उसकी क्वालिफिकेशन वहां पे डॉक्यूमेंट होगी, उसका बोर्ड से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप चार्टर में डॉक्यूमेंट होगा। सो चार्टर तो ये डॉक्यूमेंट है, ये चीज है। इसके ऊपर भी एक चीज है कि स्टैंडर्ड कहते हैं कि आप इसको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहें, असेस करते रहें। इंटरनल ऑडिट प्लान जो है ना वो इंटरनल ऑडिट प्लान इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कि आपको असाइनमेंट्स एक्टिविटीज जो कि आपको परफॉर्म करनी है इन अ गिवन ईयर और इन अ गिवन पीरियड। ठीक है, स्टैंडर्ड्स एट अ मिनिमम एनुअल की बात करते हैं। बाकी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इस सब्जेक्ट टू जो है ना डिटर्मिनेशन बाय द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। हाँ, स्टैंडर्ड्स लेकिन साथ में ये जरूर कहते हैं कि आप इंटरनल ऑडिट प्लान को वहां से अप्रूव करवाएंगे से सीनियर मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर इनपुट को लेते हुए, स्ट्रेटेजी के साथ और चार्टर के साथ लिंक करते हुए, एंड एनी चेंजेस देयरइन विल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट से होगा और उसमें भी वो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सो अगर तो आप जो है ना वो ये कहें कि मुझे हर महीने ये काम करते रहेंगे, तो आपकी इनएफिशिएंसी ज्यादा बिल्ड हो जाएगी फंक्शन के अंदर। सो देयर इज जो है ना वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बेटर रखने के लिए मोस्टली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स एनुअल बनाते हैं, और एनुअल के बाद जो है या 3-4 ईयर्स का बनाते हैं और एनुअल उसको रीअसेस करते हैं। उसमें एनुअल जो है वो सीनियर मैनेजमेंट और उससे जो है ना उसका फीडबैक ले रहे होते हैं। हाउएवर दे आर ओपन टू चेंज, अगर कोई सर्कमस्टांसेस या रिस्क चेंज हो रहे हैं, अगर चेंज हो रहे हैं तो फिर वो दोबारा से वो प्रोसेस फॉलो करते हैं सीनियर मैनेजमेंट से डिस्कस करने का और फाइनली बोर्ड से अप्रूव करवाने का, क्योंकि बोर्ड से मींस ऑडिट कमेटी और ये अप्रूवल पावर वहीं पर पड़ी हुई है वहां पे। आपका सवाल बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। हैदर। अच्छा सर, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि और लोगों को भी ये इशू आता होगा कि कुछ कंपनीज में बोर्ड विच इंक्लूड्स सीईओ या सीएफओ वो इनकरेज करते हैं कॉन्फ्रंटेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स जिनका हम लोग इंटरनल ऑडिट कर रहे होते हैं, और इवन वो केपीआई भी यही सेट कर देते हैं इंटरनल ऑडिट का कि इंटरनल ऑडिट
के बारे में कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं लोगों से जिनका हम ऑडिट कर रहे हैं, तो फिर जो फोकस होता है वो बाकियों की शॉर्टकमिंग्स पे होता है इंस्टेड ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि हमें जब बिजनेस समझने के लिए, प्रोसेसेस समझने के लिए हम जाते हैं डिपार्टमेंट्स के पास, तो वो बहुत रेजिस्टेंस हमें आता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कल को इन्होंने हमारी शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट करना है। तो इसको कैसे केटर किया जाए, या इस पे कोई आप कमेंट करना चाहें, या कोई और भी अगर कमेंट करना चाहें? अच्छा चलें, मैं अपना कमेंट ऑफर कर देता हूँ, देन वी कैन हैव अदर्स शेयर देयर कमेंट्स एज वेल। ये लंबी डिस्कशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ रखना चाहूँगा इससे। सो अगेन द पॉइंट एंड द इंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो कोलैबोरेशन और पॉजिटिव वे में आगे लेके जाने को इंसिस्ट करते हैं। वो आपसे नेगेटिव केपीआई सेटिंग की बात नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव इन जो है ना कंटिन्यूटी या बिजनेस को इम्प्रूव करने के ऊपर केपीआई सेटिंग की बात कर रहे हैं। बोर्ड को जो है जब वो ले रहा होता है, तो वो बोर्ड को इफेक्टिवली वही रोल लेता है जो बोर्ड का होता है, यानी कि स्ट्रेटेजिक एट द टॉप, और जो है ना वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है, वो गवर्नेंस और उसके फॉर्म में स्टैंडर्ड्स उसको ले रहे हैं। आप जिनको सीएफओ या सीईओ का नाम दे रहे हैं, तो वो इफेक्टिवली बोर्ड नहीं है, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स ही हैं, या उन्होंने एक दो डेजिग्नेशन ये रखे हुए हैं और वो ही डे टू डे फेस को रन कर रहे हैं। सो वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को तो सबसे पहले फुलफिल नहीं कर रहे। लेकिन व्हाट आई वुड इंसिस्ट इज कि जो है ना वो यू एज अ चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, एज अ हेड, आपको बोर्ड को या उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। आप जो है वो उनसे बात करें, उनको एजुकेट करें, उन्हें एक्सप्लेन करें, उन्हें कम्युनिकेट करें कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड ऑफर देम सम काइंड ऑफ ए सर्विस जो कि जो है वो उन्हें लगे कि यस यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का केपीआई ही नेगेटिव है, किसी की गलती निकाल के उसको मारना ही है, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। सो एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट एंड द नीड व्हाई इंटरनल ऑडिट इज देयर, और वो क्या क्या बेनिफिट सर्विसेज ऑफर कर सकता है। आई कैन रिकमेंड कि आप एक अपनी सर्विस कैटलॉग बनाएं। इंटरनल ऑडिट के सर्विस कैटलॉग बनाना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, आप अपने कैटलॉग बनाएं, उसमें आप अपनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज को लिखें और वो जाके प्रेजेंट करें कि आई कैन डू दिस एंड दिस। मैं आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में हेल्प कर सकता हूँ, गवर्नेंस में हेल्प कर सकता हूँ, कंट्रोल्स में हेल्प कर सकता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको जो है वो आपका जो है वो क्या नाम है लीडरशिप कैपेबिलिटी डेवलप आपकी करवा सकता हूँ। मैं आपके जो है ना कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल्स उसके डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपका डेवल्यूशन ऑफ पावर्स उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू अ लॉट in formalizing the processes, in formalizing the approach, in standardizing the practices as well. ये सारी चीजें आपके कैटलॉग में आ सकती हैं। आपका काम ये है कि आप उनको जाके इसको सेल करें। फाइनल चीज ये कि इसके बाद दुआ कर सकते हैं मीन जो है ना कि उनका माइंडसेट चेंज हो। बट स्टैंडर्ड्स जनरल गाइडेंस में ओवरऑल पे बात कर रहे होते हैं, केस टू केस बेसिस पे हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट में हमारे अभी उतनी मेच्योरिटी नहीं है। तो वो जो मेच्योरिटी मैनेजमेंट या बोर्ड के एंगल से बात करते हैं, तो वहाँ पे again you can try, but if there is no unique and defined way to success के ऐसे ही सक्सेस हासिल होगी, but you need to keep on, वो कतरा कतरा पानी फेंकते रहें, कहीं ना कहीं तो सुराख हो जाएगा। so that's something I'd say. I guess जो है वो you and I can talk on it separately as well. yes, someone else has given a good advice. एडवाइजर बने, इन्वेस्टिगेशन ना पढ़ें, शेल्फ और प्रोडक्ट बनाए, जैसे आई जस्ट मेंशन कि अपना कैटलॉग और सर्विस की ऑफरिंग्स बनाएं, उनको लेके जाएं, प्रेजेंट व्हाट यू कैन डू इंस्टेड के जो है ना वो आप उन्हें बताएं कि मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट ही कर सकता हूँ, ऑल्सो प्रेजेंट मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं एक गवर्नेंस एडवाइजर हूँ, आई एम अ रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज वेल, मैं आपको कंट्रोल का एक्सपर्ट भी हूँ आपके लिए। सो मैं आपको इस तरीके से अपलिफ्ट कर सकता हूँ। दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू। आई से कि आप इसको कोशिश करें इस चीज को करने की। थैंक यू सर। जी अदनान साहब। अच्छा जी सर, मेरे एक तो आपने ये कहा था कि अगर एडिशनल रोल कोई लेगा चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव सीआईए, तो उसको ऑडिट चार्टर में, अगर मैं गलत नहीं समझा तो आप कह बिल्कुल रहे थे। ऐसे ही है, बिल्कुल मैंडेट में उसमें डिफाइन करवाना है, और अच्छा, उससे रिलेटेड तो सेफगार्ड्स भी वहीं पे होंगे। सिर्फ बोर्ड ऑडिट कमेटी को बता देना काफी नहीं है? नहीं जी नहीं, अब आपके चार्टर में आएंगे ये इस दफा, और सीनियर मैनेजमेंट से भी डिस्कस होना है ये। अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए कोई जी, अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए भी है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स है कि अगले 12 महीने जो है ना वो आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी करेगी और आप ट्रांजिशन प्लान बनाएंगे।
ओके ओके अच्छा स्टैंडर्ड्स में पहले ये चीज नहीं थी, अब उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये चीज क्लियर कर दी है, पहले ये ग्रे एरिया था। ओके अच्छा सर, दूसरा डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट, उसमें तो किसी किस्म की महल चेंज नहीं आई और वो ओवरआर्चिंग एज की उधर ही जी है। वो खास कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब डेफिनेशन जैसे पहले एक मैंडेटरी एलिमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग था, वो नहीं है, अब नीचे वो ग्लॉसरी के अंदर आ रही है। अच्छा वो थोड़ी सी अच्छा अपडेट होगी, थोड़ा सा चेंज है, बट कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो। लेकिन वो आपको अगर एक्सटर्नल असेसमेंट जब 2025 में जब वो करने आएगा नए स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो उसमें डेफिनेशन पे आपको सेपरेटली असेस नहीं कर रहा होगा, बल्कि ये प्रिंसिपल्स पे असेस कर रहा होगा, टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स पे असेस करेगा। ओके ओके तो मेंस एंड उसके प्रिंसिपल्स और टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स इस पे असेसमेंट होगी, डेफिनेशन पे सेपरेट असेसमेंट नहीं होगी। पहले हमें वो डेफिनेशन पे सेपरेट ओपिनियन देता था हमें एक, अब नहीं देता। डेफिनेशन तो पहले एक ओवरआर्चिंग थे ना, सबसे ऊपर जी थी। अब नहीं, अब नहीं, इट हैज बीन मर्ज्ड एंड मेड पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स में ही सब कुछ आ गया। ओके ओके थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। एनीथिंग एल्स? मतलब एक क्वेश्चन है मेरा जी फैसल प्लीज। तालपुर है। अच्छा ये एक आपने कहा कि अब नेक्स्ट जो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा उसके बाद जो ये एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट हमारी होगी उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्टली जो है वो असेसर से जो है ना वो बोर्ड को जा रही होगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये मुझे बताएं कि क्या उस क्वालिटी असेसर की सिलेक्शन सीआईए करेगा या वो भी बोर्ड से होगी, क्या होगा उसमें? वो भी बोर्ड से होगी। सॉरी मैं वो असल में उसकी उसकी सिलेक्शन पहले भी बोर्ड के पास ही थी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एटसेट्रा, और अभी भी वहीं पड़ी है। हाँ लेकिन वो सीआईए की रिकमेंडेशन से होके तो हम जो है जी ना जी वो रिकमेंड जरूर करेगा, वो रिकमेंड करेगा, एडवाइस तो देगा। अप्रूव पहले भी बोर्ड ही करा था, अभी भी बोर्ड ही करेगा, उसमें अच्छा कोई ठीक चेंज नहीं। उसमें सिर्फ एक एड ऑन चेंज आया कि अब वो जो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसर है उसमें से एक बंदा जो है ना वो सीआईए होना चाहिए लास्ट में, वो मैंडेटरी हो गया। जी जी वो देखा मैंने। हाँ वो मैंडेटरी हो गया। तो अगर लोकल फार्म्स में से आप किसी से अपनी असेसमेंट करवा रहे हैं तो ये ज़हन में रखें कि उनसे ये पूछें कि जी आप में से सीआईए कौन है, आप में लोगों में से जिसने सीआईए किया होगा, तो वो लाजमी मैंडेटरी होगा देखना। पहले वो हमारे प्रोफाइल लेते थे, अब हम उनके भी ले लेंगे प्रोफाइल ना कि जी जी यार अब आप उनके प्रोफाइल भी लेंगे, अब आप उनके प्रोफाइल भी लेंगे जी। सो एनीथिंग एल्स? सी एनीवन एल्स? आई गेस अगर नहीं है तो फिर वी कैन एक सेकंड मुझे देख लेने दें, इफ समवन एल्स हैज, किसी ने कोई क्वेश्चंस भिजवाए हुए हैं। आई गेस जो है वो इश्यूज अभी तक अगर आए हैं तो इसमें अच्छा जी सेशन, अच्छा जी वीडियो पे बात है, वीडियो हम देखते हैं इंशाल्लाह। आई सी के इसकी फुल रिकॉर्डिंग कैसे है तो उसको फिर करेंगे। सॉफ्टवेयर को हमने बता दिया हुआ है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ SCCP फ्रॉम NBFCs, कैन GM बी पार्ट ऑफ ऑडिट कमेटी? GM से मैं समझा नहीं, जनरल मैनेजर की बात कर रहे हैं? ऑडिट कमेटी तो बोर्ड की सब कमेटी है, बोर्ड मेंबर्स की बेस पे बनती है, इसमें कोई मैनेजमेंट का बंदा तो नहीं होता। और ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के ऊपर भी सेपरेट रिक्वायरमेंट्स जो है वो अगर SCCP में जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो है ना रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमेटी के चेयर से रिलेटेड। सो ये तो आई गेस जो है ना वो NBFCs की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अब यहाँ पे तो नहीं अभी हम डिस्कस कर सकेंगे, वी विल सेपरेट सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, बट GM नहीं पार्ट हो सकता ऑडिट कमेटी का। ये सबसेट कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसकी कमेटी है, उसके मेंबर्स होंगे और इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कोर्ट के अंदर भी आ रही है, वहां को आप रेफर करें या कंपनीज एक्ट को रेफर करें, वहां से आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, मुझे एक और आया है, मैं वो भी देख लूं। अच्छा जी इंटरनल ऑडिट सॉफ्टवेयर, अच्छा ये हमने एड्रेस कर लिया। सो एनीवन एल्स ही कोई इस पे, इफ समबडी हैज एडेड एनीथिंग? प्रेजेंटेशन मटेरियल देख लेंगे, उसको उसको भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वीडियो का हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह एज मच एज पॉसिबल। Once again, thank you very much, Sir Bilal Saab. Thank you very much. Really, really nice. The great presentation, sir. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। एक अच्छा सेशन हुआ, अगेन अपॉलॉजीज फॉर दैट। शायद आइंदा से कभी जूम का लिंक जो है वो ऑनलाइन किसी उस पर लिंक्डइन पोस्ट पे नहीं डालेंगे। बहुत से लोग बड़ी जगहों से आ जाते हैं, अल्लाह मेरे हाल पे भी रहम करे और सबके हाल पे रहम करे। सो प्लीज़ रीच आउट टू मी, ग्रुप बनाया हुआ उसमें, इफ एनीथिंग हैपेंस आप वहाँ पे आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। I'll be glad and happy to help out in any way possible. This was the first time, I guess, in अभी पाकिस्तान में in ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स 2024 के ऊपर बातचीत किसी ने शुरू नहीं की। सो आई वांटेड के जो है ना वो रऊफ हैं इसमें जो है ना बी ऑन इट, हम चाहते थे कि
नए स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, लोगों की थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस या क्लैरिटीज उनको दें। अभी एप्लीकेबल नहीं हुए बट दे आर अप्रूव्ड, अगले साल से जो है वो ये एप्लीकेबल भी हो जाएंगे। सो अगेन थैंक्स अ लॉट जी। फॉर्मली जो है वो आई विल साइन ऑफ नाउ और इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस वीकेंड। Weekend has already started, but enjoy your time, ji. Thank you very much. Thank you very much, ji. Thank you very Thank much, you sir. so much. Thank you so much. Thank And you a so very much. nice Thank you. session. Allah Hafiz.